क्या है मतलब? ऑडिट का मीनिंग लिख देना पहले, फिर लिखना स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसका मतलब क्या? ऐसा ऑडिट which is compulsory required to be done by statute। ऐसा ऑडिट जो कंपल्सरी आपको करना पड़ेगा एज पर द स्टैट्यूट। सर स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट। कोई एक्ट पास किया हो, कोई लॉ पास किया हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट। तो एक ऐसा ऑडिट जो किसी लॉ में, किसी एक्ट में, जिस एंटिटी के लिए ये एक्ट बनाया था, जिस एंटिटी के लिए ये लॉ बनाया गया है, उस एक्ट में उस एंटिटी के लिए कंपल्सरी कर दिया है। समझ में आया है ना? जिस एंटिटी के लिए ये लॉ बनाया गया था, उस एंटिटी के लिए उस लॉ के अंदर कंपल्सरी बोल दिया कि इन एंटिटी को तो ऑडिट कंपल्सरी कराना पड़ेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट बोल दो, मैं कंपनीज एक्ट 2013 ईयर पता हो तो ठीक है, ना चलेगा। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बोला गया है कि हर एक कंपनी को, हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा, कंपल्सरी ऑडिट कराना पड़ेगा। इसके अंदर बोला गया है कि हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपल्सरी ऑडिट कराना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उस कंपनी को लॉस हुआ या इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस कंपनी की साइज कितनी है, उन सबसे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के लिए ऑडिट कंपल्सरी कराना पड़ेगा, है ना? कोई बैंक है तो बैंकिंग के लिए, बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है, तो उसको भी कंपल्सरी ऑडिट कराना पड़ेगा, है ना? तो बैंकिंग एक्ट किसके लिए बना? बैंकिंग के लिए बना। सोसाइटी एक्ट किसके लिए बना? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बना। कंपनीज एक्ट किसके लिए बना? कंपनीज के लिए बना। इंश्योरेंस एक्ट किसके लिए बना? इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बना। तो इन्हीं एक्ट के अंदर बोल दिया है कि इन एंटिटीज को कंपल्सरीली ऑडिट कराना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका टर्नओवर कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, बोरोइंग कितना है, सेल्स कितना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो जहां कहीं भी आप इन लोगों के नाम पढ़ोगे आप, तो समझ लेना कि इनको कंपल्सरी ऑडिट कराना पड़ता है। या अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हो इन सब के साथ, आप कोई बैंक स्टार्ट करना चाहते हो, या आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना चाहते हो, या आप कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो याद रखना वहाँ ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा, है ना? वो सबके सब प्रोविजंस लग जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब इसको 3 में डिवाइड किया है आपके मटेरियल में। वैसे उन्होंने पहले बताया है ना, ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑडिट ऑफ
जॉइंट स्टॉक कंपनीज, पहले ये समझाया, फिर समझाया है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, एंड बाकी फिर लिख दिया अदर्स के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या? जॉइंट स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या लेना है, यहाँ पे आपको शेयर लेना है। ये जो शेयर है वो किसी एक पर्सन का नहीं है, सबके सब शेयर्स किसी एक पर्सन के नहीं है। 100% शेयर्स यानी 100% इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्सन का नहीं है, 1% का नहीं होता है। और अगर ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही पर्सन का हो जाएगा तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगा, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बनेगा। तो हम प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं। वहां पे जो स्टॉक होते हैं, वहां पे जो शेयर्स होते हैं ना, स्टॉक मतलब शेयर्स, वो जॉइंटली हेल्ड करते हैं, जॉइंटली हेल्ड करते हैं। मतलब पब्लिक एट अ लार्ज इसकी ओनर्स होती है। कुछ शेयर्स मेरे पास है, कुछ शेयर्स तेरे पास है ना, इस तरीके से इसे बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो यहाँ पे ऑडिट क्यों कंपलसरी कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो दो फंक्शंस होते हैं, है ना, कौन से फंक्शंस? मैनेजमेंट वाला फंक्शंस एंड ओनरशिप वाला फंक्शन, वो अलग अलग हाथों में होता है। जो ओनरशिप हो, जो ओनर्स होते हैं यानी शेयर होल्डर्स, वो मैनेजमेंट नहीं करते, और जो मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो 100% शेयर्स ओन नहीं करते। वो ओन तो करते हैं, ऐसा नहीं कि ओन नहीं करते, लेकिन 100% शेयर्स उनके पास नहीं होते। हो सकता है उनके पास 25% शेयर्स हो, 30% शेयर्स हो, 51% शेयर्स हो, और बाकी के 49 इसके कोई भी प्रोपोर्शन में पब्लिक को दिए होते हैं। और इसीलिए, क्योंकि है ना, जो ओनर होते हैं वो मैनेजमेंट नहीं करते, और इसीलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे ऑडिट कंपलसरी बन जाता है। जनरली मालिक की अगर मैनेजमेंट करे तो वो ब्लेम अपने आप को करता है, वो ब्लेम दुनिया वाले को नहीं करे कि मेरे ही मैनेजमेंट से कंपनी बर्बाद हुई ना, मेरे ही पैसे गए, ठीक है चलो मेरा डिसीजन था, आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ मैनेजमेंट बीओडी करता है, ओनर शेयर होल्डर है, तो ओनर्स फिर ब्लेम करते हैं बीओडी को, और ओनर्स फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसको भी ब्लेम करते हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट है वो कोई लॉ नहीं बना रही है, कोई कानून नहीं बना रही है कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। और फिर रूलिंग गवर्नमेंट पे डाउट करते हैं, और फिर है ना, रूलिंग गवर्नमेंट को चिंता हो जाती है नेक्स्ट हमारे इलेक्शन में क्या होगा। और इसीलिए ये लॉ बनाया गया, और इसीलिए बताया गया कि भाई कंपनीज को ऑडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो भी ऑडिटर होगा वो कंपल्सरली क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए। चार्टर अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, सीए ही ऑडिट कर सकता है, सीएस नहीं कर सकता, सीएमए नहीं कर सकता, डिप्लोमा इन टैक्सेशन प्लानिंग किया हो तो नहीं कर सकता, एमकॉम में किया हो तो नहीं कर सकता, पीएचडी किया हो तो भी नहीं कर सकते। सिर्फ सीए ही ऑडिट कर सकता है। और कौन सा सीए? जो प्रैक्टिसिंग सीए हुए, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, वही ऑडिट कर सकता है। जॉब करने वाला सीए ऑडिट नहीं कर सकता। अब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो ऑडिटर को कुछ राइट्स मिलने चाहिए ना, वरना वो ऑडिट ही नहीं कर पाएगा। उसकी राइट्स, उसकी ड्यूटीज भी तो होनी चाहिए, उसकी लायबिलिटीज भी तो होती है ना।
ये जो भी है एटसेट्रा, ये ऑलरेडी पहले ही कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है। ये कंपनी एंड ऑडिटर मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते। कंपनी टू कंपनी राइट्स चेंज नहीं होते। पहले ही कंपनीज एक्ट में बोल दिया है कि ऑडिटर के ये राइट्स है, आप इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको कोई ना नहीं बोल सकता। ऑडिटर की ड्यूटीज होगी, इतनी तो होगी ही होगी, इससे एक्स्ट्रा हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। यानी ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो ऑडिटर फंसेगा। कंपनी टू कंपनी ये चेंज नहीं हो सकता, जबकि प्राइवेट ऑडिट में चेंज हो सकता था जहां कंपलसरी नहीं था। डन। एंड ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट देगा, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेगा रिपोर्ट के फॉर्म में। एंड रिपोर्ट में वो क्या लिखने वाला है, कौन सा वर्ड लिखेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू, परफेक्ट व्यू नहीं कहेगा वो, परफेक्ट ओपिनियन कभी नहीं होगा यहाँ पे। परफेक्ट ओपिनियन तो तभी होता है जब आप 100 to 100% ट्रांजैक्शन चेक करते हो। ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं करने वाला है, तो वो क्या कहेगा, मेरे हिसाब से ट्रू एंड फेयर लगता है मुझे। मटेरियली कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन वो छोटी मोटी रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के डिसीजन पे। हेलो, चलिए अब इस पे आ जाओ। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जिस तरह से कंपनीज एक्ट है उस तरह से सोसाइटी एक्ट है 1912 में आजादी से भी पहले बनाया हुआ एक्ट है, और अभी अंग्रेजों ने बनाया होगा, तब से लेके एक ही एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या होता है, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए जो कैपिटल लेके आएंगे। मिनिमम 10 मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मिनिमम की बात करता, 10 मेंबर तो होने ही चाहिए। अगर आपको सोसाइटी को रजिस्टर करवाना है तो जो भी फॉर्मेलिटीज लिखी गई होगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए होंगे, वो आपको लेके वहां पे अथॉरिटी जो बताई गई होगी उसके पास चले जाना है। एक्ट में बताया होगा कि आप है ना रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास चले जाओ, उसका एड्रेस ये है, यहाँ पे चले जाओ, रजिस्टर करवाओ, एंड यू कैन स्टार्ट, है ना। ये सोसाइटी जो होती है ना, वो इसमें जो भी मेंबर होते हैं ना, वो मेंबर वॉलेंटरली मेंबर बन सकते हैं। वैसे भी मेंबरशिप तो वॉलेंटरली होनी चाहिए, कहीं कोई भी एक्ट में कंपलसरी मेंबरशिप नहीं है, वॉलेंटरी मेंबर बनते हैं। सोसाइटी का पर्पस प्रॉफिट कमाने का, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का बिल्कुल भी नहीं होता है, उनका पर्पस मेंबर के वेलफेयर का होता है। जो भी इस सोसाइटी का मेंबर बनेगा उसके वेलफेयर का पर्पस होता है। अगर मैं मेंबर बनाऊं सोसाइटी के अंदर तो मेरा भला कितना होगा, जितने भी मेंबर्स बने होंगे उनके वेलफेयर कितना होगा, ये उनका पर्पस होता है। नाउ इसके अंदर ही लिखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ही लिखा गया है, 1912 के अंदर ही लिखा गया है कि उनको कंपल्सरली ऑडिट कराना पड़ेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना पड़ेगा कंपल्सरली।
जो भी उनका पर्पस था, जो भी उनका ऑब्जेक्ट था, है ना। बहुत सारी सोसाइटी का नाम सुना होगा आपने, बड़ौदा कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। लिज्जत पापड़ भी शायद कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही नाम है, लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बहुत सारी सोसाइटी है जो एक्चुअली प्रॉफिट करती है, लेकिन वो जो प्रॉफिट होता है ना वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उनका पर्पस एक्चुअली मेन प्रॉफिट का कमाना नहीं होता। इसी एक्ट में लिखा गया है कि ऑडिट कंपलसरी करना पड़ेगा। इसका भी ऑडिट कौन करता है? जनरली सीए ही कर लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ ऑप्शन है, यहाँ अलग अलग लोग ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन जनरली सीए को ही अपॉइंट करते हैं ये लोग। यहाँ पे ऑडिटर के राइट्स, ऑडिटर की ड्यूटीज, ऑडिटर की लायबिलिटी का क्या करेंगे सर? यहाँ पे सोसाइटी एक्ट में लिखा गया होगा, 1912 में लिखा गया होगा। और अगर ये एक्ट साइलेंट है, इसमें कुछ नहीं लिखा है ऑडिटर के राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, तो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर एक्ट साइलेंट है उसके बारे में, तो फिर आपको कंपनीज एक्ट को देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि सोसाइटी टू सोसाइटी ऑडिटर की ड्यूटीज एंड राइट्स चेंज होंगे, ऐसा नहीं होता कि इस सोसाइटी का ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे राइट्स अलग हो गए, दूसरी सोसाइटी में राइट्स अलग हो गए। ना ना ना, तो फिर यहाँ लॉ कहाँ पे आया? क्लियर? एंड लास्ट में अदर्स। अदर्स में आपको डिटेल में नहीं जाना है, अदर्स में सिर्फ नाम लिख देने हैं आपको कि अदर्स में कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टैट्यूट की बात कर रहे थे ना सर, स्टैट्यूट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949 होगा शायद, टेम्पलेट में लिखा हो तो ठीक है। कौन सा ईयर लिखा है? बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949 सही है। चलो, तो इसको भी ऑडिट कराना पड़ता है, बैंक को भी। यहाँ रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी को भी ऑडिट कराना पड़ेगा एज पर द इंश्योरेंस एक्ट 1938। कंपलसरी इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट कराना पड़ेगा। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को भी ऑडिट कराना पड़ेगा कंपलसरी। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी ऑडिट कराना पड़ेगा, पीयूसी को। एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को भी ऑडिट कराना पड़ेगा। हालांकि इंडिया में तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अलाउड ही नहीं है, इंडिया में तो अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म ही अलाउड। समझ रहे हो ना, इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अलाउड नहीं है ना, पता है ना, दैट वी ऑल नो। यहाँ जो भी पार्टनर्स होगी उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और क्योंकि लायबिलिटी फिर अनलिमिटेड है, इसलिए फिर ऑडिट लोगों ने कंपलसरी नहीं किया। तो पार्टनर जी जान लगा देंगे, क्योंकि इनको पता है अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो हम तो गए समझो। तो फिर फ्रॉड्स एंड ये सब चीजें कम करते हैं। लेकिन जहां लिमिटेड लायबिलिटी बन जाती है ना, फिर वहां फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं, और इसलिए वहां ऑडिट कंपलसरी कर दी। बोलिए, क्लियर?